नमस्कार साथियों। आज हम लोग क्लास 11th के पहला चैप्टर जीव जगत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक होगा आपका सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण को एक शब्द या एक डिफिनेशन में डिफाइन करना मुश्किल है। तो हम उन लक्षणों के बारे में जानेंगे मुख्यतः जो निर्जीव में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, निर्जीव के अंदर नहीं पाए जाते हैं, उन लक्षणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, देखिए सजीवों के लक्षण। तो जैसा कि बोले कि एक शब्द में क्या इसको डिफाइन करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग जो लक्षण निर्जीव में अनुपस्थित है उन लक्षणों का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला आता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उपापचय क्रियाएं। ठीक, हम लोगों का शरीर जो होता है या कोई भी जीव है, उनका शरीर बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बना होता है। ठीक है, और उन सभी जैव अणुओं के बीच क्या होते रहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। ठीक है, तो क्या कहता है, जीवन विभिन्न जैव अणुओं, ठीक है, बायोमोलिकुल्स के मध्य रासायनिक क्रियाओं का क्या है, फल है। ठीक, और जीव के शरीर में होने वाले समस्त, ठीक है, सजीव के शरीर में होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं एवं इनसे संबंधित भौतिक परिवर्तन को सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, उपापचय करते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है, जब भी क्रियाएं होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन भी होगा। ठीक है, तो जो भी भौतिक परिवर्तन होता है उसको कौन चीज सम्मिलित रूप से, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसके बीच रासायनिक अभिक्रियाएं होती है शरीर के अंदर। ठीक है, सेल्स के अंदर, और उन समस्त रासायनिक अभिक्रिया को, समस्त रासायनिक अभिक्रिया से जो भौतिक परिवर्तन होते हैं सजीव के शरीर के अंदर, ठीक, उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, उपापचय या मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला कौन सा है, अपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये जो है रचनात्मक क्रियाएं। ठीक है, ये क्या है, जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होगी तो दो चीज का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, या तो किसी भी चीज का निर्माण होगा, ठीक, छोटे छोटे अणुओं के द्वारा किसी भी चीज का निर्माण होगा, या तो क्षय होगा। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो दो चीज होती है, साथ ही साथ कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है, ये जो है अपचयी क्रियाएं, इसमें क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। ठीक है, ये इसलिए इसको क्या रचनात्मक क्रियाएं बोला जाता है। निर्माण जब भी होगा तो कौन सी, अधिकतर सरल पदार्थ से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो कहते हैं ये रचनात्मक क्रियाएं होती है जिनमें क्या सरल पदार्थों से, ठीक, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, अर्थात जो भी तत्व होते हैं, तत्व के अणुओं के द्वारा कौन सी कंपाउंड बनता है। ठीक है, और तो इन जटिल पदार्थों द्वारा क्या होता है, जीव द्रव का निर्माण होता है। ठीक है, ये उपापचयी क्रिया जो होती है, इसमें क्या होता है, निर्माण होता है, और इसी से यही टूट कर निर्माण करके कौन सी एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, वही टूट करके हम लोगों को एनर्जी भी प्राप्त होता है उसी को टूटने से। ठीक है, ग्लूकोज के टूटने से। तो यह जो है जीव द्रव का निर्माण भी इन क्रियाओं के फलस्वरूप ही होता है। ठीक है, यदि जीव द्रव न हो तो हम लोग क्या, किसी भी या कोई भी जीव जो है किसी भी काम का नहीं बचेगा, क्योंकि जीव द्रव नहीं उपस्थित है तो क्या वह क्या कहलाएगा, डेड सेल कहलाएगा। ठीक है, जिसका लगभग कोई काम जीव के लिए ना हो। ठीक है, तो इन क्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, इन क्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक, ऊर्जा मुक्त नहीं होता है, इन क्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या, CO2 प्लस H2O चाहिए। ठीक है, CO2 और H2O। प्रकाश संश्लेषण कब कब होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, प्रकाश की किरणें के उपस्थिति में, अर्थात बोल सकते हैं प्रकाश किरणें। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए, पर्णहरित। ठीक है, क्या क्लोरोफिल होना आवश्यक है। ठीक है, तो
देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 और H2O। CO2 प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? पौधे में, ठीक है, पौधे में होता है, ठीक। और CO2 कहाँ से ग्रहण करता है? वातावरण से। तो पौधे, हरे पौधे वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। और जल जो है, जल कहाँ? मिट्टी से ग्रहण करते हैं, ठीक है। जल या खनिज लवण वगैरह कहाँ से? मिट्टी से ग्रहण करते हैं, किसके उपस्थिति में? ठीक है, प्रकाश की किरणें के उपस्थिति में। पर्णहरित में ये सारी क्रियाएं यानी कि क्लोरोफिल में होती है, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? CO2 प्लस H2O, पर्णहरित और प्रकाश की किरणें, इसके उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन करके क्या किसका निर्माण करता है? सॉरी, यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में, ठीक है। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का यह निर्माण करते हैं। रिएक्शन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। साथ ही साथ किसका? ऑक्सीजन मुक्त होते हैं, ठीक है। और H2O भी उत्सर्जन के रूप में मुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए, CO2 प्लस H2O मिलकर के किसका निर्माण हो? एक जटिल पदार्थ, ठीक है, O6 का निर्माण हुआ, ठीक है। ये क्या है? एक जटिल पदार्थ, और यही बाद में क्या? एनर्जी के रूप में टूटते रहता है और जीव को इससे एनर्जी मिलते रहता है, ठीक। तो ये क्या है? उपचयी क्रिया है, जिसमें कुछ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रचनात्मक क्रियाएं बोला जाता है, ठीक है। दूसरी क्रिया जो है वो है अपचयी क्रिया, ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शन। ये क्या है? विनाशात्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। इस क्रिया में विनाश विनाश होता है, मतलब टूटता है। कोई जटिल अणु जो है छोटे अणु में, छोटे कण के रूप में टूटता है, ठीक है। तो कहता है विनाशात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है। क्या? अपचयी क्रिया जो है ये विनाशात्मक क्रिया है, जिनमें जटिल पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। विघटन मतलब टूटना, ठीक है, छोटे अणुओं में टूटना, ठीक है। जटिल पदार्थों का विघटन होता है, फलस्वरूप सरल पदार्थों का, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, फलस्वरूप सरल पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप किसके? सरल पदार्थों का निर्माण होता है। इन क्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। अपचयी क्रिया में क्या देखे थे हम लोग? ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। और जैव अणुओं से, ठीक है, छोटे छोटे जैव अणुओं से जटिल अणुओं का यानी कि जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। साथ ही साथ जटिल अणु जो है छोटे छोटे अणु में टूटते हैं, ठीक। उदाहरण जैसे शोषण, पाचन, ये सब क्या है? अपचयी क्रियाएं, ठीक है। शोषण, पाचन, ये सब क्या है? अपचयी क्रियाएं, जिसमें जटिल अणु छोटे अणु के रूप में टूटते हैं, जिससे कौन सी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक। जैसे C6 एक मिनट, C6H12O6, ठीक है। ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, ठीक। ग्लूकोज यहाँ संपूर्ण मिस्टेक। देखिए, जैसे C6H12O6 या कौन सी? ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन और एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन और एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है और टूट करके किसका निर्माण करता है? CO2 H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है, ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक। तो यहाँ क्या देखें हम कि जो जटिल पदार्थ है C6H12O6, यह जो है O2 की उपस्थिति में, ठीक, O2 के उपस्थिति में सरल अणुओं में टूटा और सरल अणुओं में टूट करके किसका निर्माण किया? CO2 और H2O और ऊर्जा का निर्माण क्यों हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया? विनाशात्मक क्रियाएं
बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि सभी सजीवों के सामान्य लक्षण है, ठीक है। सभी जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक। वैसे वृद्धि तो एक तरह से कहा जाए तो निर्जीव में भी होता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो भी वृद्धि होगा बाह्य वृद्धि होता है, ठीक है। बाह्य क्रिया के फलस्वरूप वृद्धि होता है। लेकिन जो सजीव होता है उसमें क्या होता है, आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप वृद्धि होता है, ठीक। उसको आगे जानेंगे, ठीक। तो क्या है, वृद्धि जो है सजीवों का सामान्य लक्षण है। सभी जीव अपनी वृद्धि द्विगुणन या आकार में वृद्धि करके करते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, द्विगुणन या आकार में वृद्धि करके करती है, ठीक है। वृद्धि एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीव का क्या होता है, आकार आकार लगातार जो है अनुत्क्रमणीय रूप से बढ़ता रहता है, ठीक है। वृद्धि में जैसे कुछ जनसंख्या का बढ़ना है, क्या कर लेगा, वृद्धि का लेगा, हाइट बढ़ना, ठीक है, हाइट का ग्रोथ होना, उसके बाद वेट का ग्रोथ होना, ये सब क्या है, वृद्धि वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जीवों में वृद्धि उनके शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही होती है, ठीक है। तो उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप ही हम लोग शरीर में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। पादप एवं जंतु दोनों में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि होती है, ठीक है। जो भी वृद्धि होती है किसके कारण, कोशिका में डिवीजन के कारण ही सजीव में किस वृद्धि हो पाती है, ठीक है। यही डिवीजन क्या होता है, निर्जीव में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण उसमें कौन सी आंतरिक वृद्धि नहीं हो पाता है, ठीक है। या आंतरिक, उसमें आंतरिक क्रियाएं नहीं हो पाती, जो भी होती है बाह्य क्रिया होती है। जैसे एक से दो, जैसे बड़ा पत्थर है उसको यदि तोड़ दिया जाए, बाहरी चोट करके तोड़ दिया जाए, तो वहां भी कौन सी, उसके जनसंख्या में वृद्धि हुआ। साथ ही साथ यदि देखा जाए, अभी मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कहीं मिट्टी का ढेर है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसका वृद्धि रुक भी सकता है या बढ़ भी सकता है, ठीक। मान लीजिए पहाड़ है, तो इस पे धूल कण आकर के बैठेगा, धूल कण आकर के बैठेगा, तो इसके पड़ते क्या, और मोटी वेट वगैरह भी मोटी होती जाएगी, ठीक है। तो ये भी, अर्थात ये निर्जीव है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, वृद्धि तो हो रहा है ना, ठीक है। हाइट वेट सारा चीज में वृद्धि तो हो रहा है ना, लेकिन किस क्रिया के फलस्वरूप, या आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप वृद्धि इसमें नहीं होता है, ठीक है। जो भी निर्जीव होता है उसमें बाह्य क्रिया के फलस्वरूप वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, ठीक है, बड़ा सा पत्थर है, इसको चोट किया गया तो यह कई भाग में टूट गया, ठीक है। मान लीजिए 4-5 भाग में टूट गया, ठीक है। वृद्धि तो यहाँ भी हुआ इसके जनसंख्या में, लेकिन यह इसमें जो किसी भी प्रकार का आंतरिक क्रिया नहीं हुआ, ठीक है, बाह्य क्रिया हुआ, ठीक। तो बिल्कुल यह कहना गलत होगा कि कौन सी निर्जीव में वृद्धि नहीं होता, निर्जीव में भी वृद्धि होती है, लेकिन उसमें क्या, आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप कोई भी किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। निर्जीव में जो भी वृद्धि होती है वह बाह्य क्रिया के फलस्वरूप, जबकि जो सजीव है, सजीव में जो वृद्धि होती है वह कौन सी, आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप, जैसे उपापचय, ठीक है, उपापचय, शोषण, पोषण, यह सब सारा चीज क्या है, आंतरिक क्रिया है, और इसके फलस्वरूप वृद्धि होती है, ठीक है। इस प्रकार की क्रियाएं कोई भी निर्जीव में नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए वह कौन सी, जो भी निर्जीव में वृद्धि होगा वह कौन सी, किसके कारण होगा, बाह्य बाह्य क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। तो कहता पादपों में वृद्धि जो है शीर्षस्थ, मतलब पादप जो वृद्धि करता है, ठीक है, शीर्षस्थ या अंतर्वेशी या विभज्योतक में विभाजन के कारण वृद्धि होती है, ठीक है। देखिएगा, पादप जो वृद्धि करता है तो वह कौन सी, शीर्ष वाला भाग जो होता है, शीर्ष पे जो कोशिका होती है, मतलब बाहरी भाग में, ठीक है, वह जो है उसमें विभाजन क्या होता है, तेजी से होता है, और उसके फलस्वरूप उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। और विभज्योतक की कोशिका में विभाजन होती है, ठीक है। इन सब के कारण उसमें जो है वृद्धि सामान्यतः होती रहती है, ठीक है। तो कहता समानता कोशिका में दो प्रकार के पदार्थ निर्मित होती है, ठीक है। सामान्यतः कोशिका में दो प्रकार के पदार्थ निर्मित होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। एक क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य, दूसरा क्या कहलाएगा, एपोप्लास्टिक, ठीक है। दूसरा क्या कहलाएगा, एपोप्लास्टिक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः जो कोशिकाएं होती है उसमें दो प्रकार के पदार्थ उपस्थित होता है। पहला क्या है, पहला को बोला जाएगा जीव द्रव्य, ठीक है, और दूसरा क्या है, एपोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक। देखिए, प्रोटोप्लास्टिक पदार्थों में कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित सम्मिलित किया जाता है, जबकि एपोप्लास्ट पदार्थों में कोशिका के निर्जीव
पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब क्या, जो प्रोटोप्लाज्म जिसमें जिस कोशिकाओं में जीव द्रव उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिस कोशिकाओं में जीव द्रव उपस्थित रहते हैं, तो जीव द्रव वाले कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित किया जाता है। इसमें किसको, जीव द्रव और केंद्रक को सम्मिलित किया जाता है। जबकि एपोप्लास्टिक वाले एपोप्लास्टिक पदार्थों में कोशिका के निर्जीव पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, जो कोशिका के भीतर निर्मित होते हैं, जो कोशिका के भीतर निर्मित होते हैं। उदाहरण, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति, संयोजी उत्तक के तंतु, ठीक, उसके बाद अस्थि एवं उपास्थि, उपास्थि के द्रव्य, ये सारे चीजें इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक, तो ये जो भी लक्षण थे, ये क्या निर्जीव में क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। ठीक है, उसके बाद है प्रजनन। प्रजनन से क्या होती है, सजीव में प्रजनन से क्या होती है, संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो संख्या में वृद्धि डायरेक्टली यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्जीव, अभी भी बताएं कि डायरेक्टली यह नहीं कहा जा सकता कि निर्जीव में संख्या में वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, निर्जीव में भी संख्या में वृद्धि होता है, लेकिन किसके फलस्वरूप, निर्जीव में जो संख्या की वृद्धि होगी वह आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप नहीं होगी, वह किसके कारण, बाह्य क्रिया के फलस्वरूप होगी। जैसे अभी बताएं, जो मान लीजिए कोई बड़ा टुकड़ा है पत्थर का, ठीक है, उसको बाहरी चोट, आघात पहुंचाया जाए, तो यह कई टुकड़े में बट जाएंगे। ठीक है, कई टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तो यह नहीं कहा जा सकता संख्या में वृद्धि नहीं हुआ है, संख्या में वृद्धि हुआ है। ठीक है, निर्जीव में भी संख्या में वृद्धि हुआ है, लेकिन किसके कारण, इसमें किसी भी प्रकार का आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप वृद्धि नहीं हुआ है। ठीक है, किसी बाह्य कारक के कारण, बाह्य क्रिया के कारण जो है यहाँ संख्या में वृद्धि हुआ है। ठीक है, जबकि जो जीव होते हैं, जीव में आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप वृद्धि होती है, जैसे प्रजनन। ठीक है, जो भी जीव है प्रजनन क्रिया करती है। ठीक, और प्रजनन क्या है, आंतरिक क्रियाएं हैं। ठीक है, सजीव के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं। ठीक, तो कहता है सजीवों के प्रमुख लक्षण के रूप में प्रजनन समस्त जीवों में पाया जाता है। ठीक है, प्रजनन जो है समस्त जितने भी जीव है सभी में क्या पाया जाता है, प्रजनन की क्रियाएं पाया जाता है। ठीक है, और यह सजीव के अंदर होता है। ठीक, सजीव के शरीर के अंदर होता है, इसलिए क्या, आंतरिक क्रिया है। ठीक, और जिसके फलस्वरूप यह संख्या में वृद्धि कर पाता है। जबकि यही क्रियाएं क्या, निर्जीव का बात किया जाए तो यह जो है इस टाइप्स का क्रिया नहीं होती, कोई बाहरी कार्य के कारण, क्रिया के कारण, ठीक, वह संख्या में वृद्धि कर पाते हैं। सभी सजीवों में प्रजनन द्वारा अपनी जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, प्रजनन की क्रिया विधि में क्या, क्रिया विधि में अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, दोनों प्रकार का जनन होते हैं, तो दोनों जनन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, निर्जीव में सजीवों के समान संख्या में वृद्धि करने का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब करने का मतलब हुआ कि सजीव भी संख्या में वृद्धि करते हैं, लेकिन जिस टाइप से निर्जीव भी संख्या में वृद्धि करते हैं, लेकिन जिस टाइप से सजीव में संख्या में वृद्धि होती है, ठीक, उस टाइप से वह निर्जीव जो है संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ठीक, कवकों में सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, कवकों में सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें कवक असंख्य लैंगिक बीजाणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, किसका, असंख्य लैंगिक बीजाणुओं का निर्माण करता है। जबकि ईस्ट एवं हाइड्रा, ठीक है, मुकुल के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, मुकुलन के द्वारा, जबकि ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार बहुत जगह रिपीट किया जाता है। ठीक है, कि ईस्ट या हाइड्रा जनन की किस क्रिया द्वारा या किसके द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते थे, किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। और मुकुलन जो होता है यह क्या है, कौन सा क्रिया है, प्रजनन में ये अलैंगिक जनन के भाग है। ठीक है, मुकुलन जो है प्रजनन में अलैंगिक जनन के भाग है। ठीक, यह भी बीजाणु, और ये क्वेश्चन भी रिपीट किया जाता है बार बार, कवक जो है कवक अपनी संख्या में वृद्धि किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, बीजाणुओं का निर्माण करके ये जो है अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। उसके बाद प्लेनेरिया में कैसे वृद्धि होता है, प्लेनेरिया में विखंडन के द्वारा होता है। कैसे होता है, विखंडन के द्वारा प्लेनेरिया में वृद्धि होता है। उसके बाद है पुनरुद्भवन। ठीक है, तो प्लेनेरिया में विखंडन के द्वारा सत्य पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, और इस तरह से ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। उसके बाद
क्या गति, ठीक है। गति भी क्या है, जीवधारियों का मुख्य लक्षण है, ठीक है। अगला जो लक्षण है जीव का वह क्या है, गति। गति भी जीवधारियों का क्या है, मुख्य लक्षण है, ठीक है। गति किसको कहा जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है सिर्फ गति का लगेगा क्या? ऐसा नहीं, शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, उसके अंदर भी कोई ना कोई क्रिया होते रहती है, ठीक है। जब क्रिया होगी तो क्या, उसके अंदर भी गति होते रहती है, ठीक है, मूवमेंट होते रहता है, तो वह भी क्या, गति कहलाता है। वैसे सिर हिलाई, ये भी क्या है, गति है। बोल रहे हैं हम लोग, ठीक, अभी कोशिका बोल रहे हैं, तो सब एक्टिविटी सभी सेल का क्या अलग अलग है, ये भी क्या है, गति है, ठीक है। तो ये कहता है कि जीव गति जो जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। जैसे जंतु भोजन या अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं, ठीक है। जंतु या अन्य जीव भी कौन सी, अपने भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं, ये क्या है, गति है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एक कोशिका के अंदर जीव द्रव भ्रमण, ठीक है। एक कोशिका के अंदर क्या जीव द्रव जो है भ्रमण करता है, ठीक है, ये भी क्या है, गति है। अथवा संपूर्ण पौधे का जो भी पौधे हैं, ठीक है, पौधे का जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, संपूर्ण पौधे का क्लेमाइडोमोनास अथवा पौधे के एक स्वतंत्र भाग जैसे युग्मक, ठीक है, युग्मक या चल बीजाणु, ठीक है, युग्मक जूस्पर को क्या चल बीजाणु बोला जाता है, ठीक है। का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, यह भी गति कहलाएगा, ठीक है। तो जो भी नर युग्मक होता है वह क्या होता है, गतिशील होता है, ठीक है, वह उसमें गति करने का क्षमता होता है, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, मतलब वह मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो वह भी क्या कहलाता है, गति कहलाता है, गति के अंतर्गत आता है, ठीक है। अधिकांश पौधे में संपूर्ण शरीर गति नहीं करता है, ठीक है। अधिकांश पौधे में संपूर्ण शरीर गति नहीं करता है, बल्कि उनके शरीर के एक भाग में गति होता है, ठीक है। अधिकांश पौधों में संपूर्ण शरीर गति नहीं करता, बल्कि उनके शरीर के एक भाग में गति होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे की जड़ जल प्राप्ति के लिए भूमि के अंदर गति करती है, ठीक है। पुष्प रात्रि के समय बंद हो जाती है, ये सब भी क्या है, गति है, ठीक है। ये सब भी गति के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए उत्तेजनशीलता, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज को महसूस कर पाते हैं, निर्जीव महसूस कर पाते हैं क्या, ठीक है। निर्जीव किसी भी चीज को महसूस नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन हम लोग किसी भी चीज को क्या महसूस कर पाते हैं, ठीक। तो उत्तेजन ये क्या कहलाता है, उत्तेजनशीलता, ठीक है, किसी भी चीज को महसूस करता है। ये सजीवों द्वारा बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों के प्रति, ठीक है, बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया को उत्तेजनशीलता कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी आंतरिक क्रिया हो, ठीक है, या बाह्य क्रिया हो, उसके प्रति हम लोग क्या रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही क्रिया क्या कहलाता है, उत्तेजनशीलता कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बाह्य उद्दीपन बाह्य उद्दीपन भौतिक, रासायनिक एवं जैविक हो सकते हैं, ठीक है। बाह्य उद्दीपन क्या क्या हो सकते हैं, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कई जगह, ठीक है। बाह्य उद्दीपन क्या क्या हो सकते हैं, तो भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक एवं जैविक। बाह्य उद्दीपन तीनों प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। जीवों में उत्तेजनशीलता को निम्न उदाहरणों की सहायता से समझाया जा सकता है, ठीक है। जैसे जीवों का प्रकाश की तरफ गति करना, ठीक है। पौधे वगैरह देखिएगा, जिस ओर मान लीजिए कहीं एक और छाया है, एक और यदि प्रकाश है, ठीक है, तो उधर प्रकाश की ओर क्या रहेगा, विकास अत्यधिक रहेगा उसका, जबकि जिधर छाया है उधर विकास न के बराबर या कम विकास होता है, ठीक है, या न के बराबर होता है, ठीक। तो जीव का क्या, प्रकाश के और विकास करना। उसके बाद जनन के लिए संकेतों के प्रतिक्रिया में गति करना, ठीक है। कोई भी जीव है तो वह कौन सी जनन की प्रतिक्रिया में संकेत के लिए भी क्या करता है, गति करता है आदि, ठीक। सभी पूर्व केंद्रीय जीव, जो भी पूर्व केंद्रीय जीव है मतलब प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव तथा कुछ जटिल सुकेंद्रीय यानी कि यूकेरियोटिक जीव में वातावरणीय उद्दीपनों के संवेदन की क्षमता होती है, ठीक है। करने का मतलब सभी पूर्व केंद्रीय मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है और कुछ जटिल सुकेंद्रीय मतलब यूकेरियोटिक जीव है, ठीक है, मतलब
सभी यूकेरियोटिक जीव में वातावरण के प्रति उद्दीपन करने की क्षमता या रिएक्ट करने की क्षमता नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो भी प्रोकैरियोटिक जीव है सभी में क्या उत्तेजनशीलता होती है, ठीक है। कोई भी चीज चीज के प्रति, कोई भी बाहरी चीज के प्रति रिएक्ट करने का क्षमता होती है, ठीक है। मानव एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें स्वचेतना, ठीक है, पाई जाती है, ठीक। मानव सिर्फ ऐसा जीव है सृष्टि में जिसमें कोई चीज स्वचेतना पाई जाती है, ठीक। और आप अप्राकृतिक निद्रा की अवस्था में व्यक्ति क्या मृत मस्तिष्क होने के कारण अपनी चेतना खो देता है, ठीक है। जब व्यक्ति क्या रहेगा, निंद्रा में रहेगा, ठीक है, अप्राकृतिक निंद्रा में रहेगा, तो कौन सी मृत मृत मस्तिष्क होने के कारण वह अपनी चेतना खो देती है, ठीक है। अगला लक्षण है पोषण। पोषण से हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। हम लोग जो भी जीव है पोषण उसके लिए क्या है, अनिवार्य है। और पोषण से ही क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। और उसी के कारण, उसी के फलस्वरूप हम लोग कोई भी क्रिया कर पाते हैं, ठीक है। तो कहता है वे समस्त जैविक क्रियाएं जैसे वृद्धि, श्वसन, विकास आदि तथा जीव द्रव के निर्माण हेतु जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवधारियों को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पृथ्वी, पौधे पृथ्वी से जल, ठीक है, खनिज पदार्थ और वातावरण या वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पनहरित यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे में यह भोजन का विभिन्न पदार्थ, ठीक है, पौधे में यह भोजन विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के रूप में क्या रहते हैं, संचित रहते हैं, ठीक है। जंतु इन पदार्थों को पादप से प्राप्त करते हैं, ठीक। हम लोग जो है जंतु के अंदर हम लोग क्या कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसको पादप से प्राप्त करते हैं इन पदार्थों को, ठीक। और किसी भी जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, ठीक है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। स्वपोषी, स्वपोषी किसको बोलेंगे, पहला जानते हैं स्वपोषी ऑटोट्रोफिक। तो स्वपोषी किसको, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। उदाहरण के लिए पौधे अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे, ठीक है। परपोषी, वे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, तो परपोषी जीव कहलाएंगे, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक परजीवी, ठीक है, परजीवी, ये जीव जो है, परजीवी जीव जो होते हैं वे भोजन के लिए अन्य जीवित जंतुओं एवं पादपों पर निर्भर रहता है, ठीक है। ये जो परजीवी जीव होते हैं, ठीक है, यह क्या अपने भोजन के लिए अन्य जीवित जीव या अन्य जीवित जंतुओं या पादपों पर निर्भर होता है, जैसे रोगजनक कीट, ठीक है, रोगजनक कीट आदि, ठीक है। उसके बाद मृतोपजीवी जीव, ठीक है, मृतोपजीवी जो है ये भोजन के लिए मृत जंतुओं एवं पादपों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ मृत हो गया, जिसका शरीर डेड हो गया, ठीक है, उसको सड़ा गल जाता है, किसके कारण, यही इसी जीव के कारण, मृतोपजीवी जीव के कारण। वही यही जीव उसका भक्षण करके उसको सड़ा गला करके नष्ट करता है, ठीक है। वातावरण शुद्धिकरण में इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है, योगदान है। तो उदाहरण के लिए जैसे कवक, ठीक है। अगला जो लक्षण है सजीवों का, श्वसन, ठीक है, तो यह क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ठीक। श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, जिसमें वायुमंडल वायुमंडलीय O2 की सहायता से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। यह जो है श्वसन, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित O2 की सहायता से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा के द्वारा ही जीवों की समस्त क्रियाएं संचालित होती है, ठीक है। श्वसन क्रियाएं अपचयी क्रियाएं का उदाहरण, ठीक है। श्वसन क्रियाएं अपचयी क्रियाएं का उदाहरण है, क्योंकि अपचयी क्रिया किसको बोलेंगे,
बोले थे, जो जिसमें पदार्थों का क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है, यहाँ बंधन है, और साथ ही साथ क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। अपचयी क्रिया में क्या होता है, पदार्थों का विनाश होता है, टूटता है, मतलब सॉरी जटिल पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक। तो यहाँ बोला गया कि जो जिसमें वायुमंडल O2 की सहायता से भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण का मतलब तोड़ता है, सरल अणुओं में परिवर्तित करता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है, इसलिए इसको इस अभिक्रिया को श्वसन को जो है किसके, अपचयी अभिक्रिया के अंतर्गत, अपचयी क्रिया के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। भोज्य पदार्थों से मुक्त ऊर्जा का संचय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी, भोज्य पदार्थ से जो मुक्त होता है, ऊर्जा निर्मित होता है, निर्माण होता है, ठीक है, मुक्त होता है, उसका उसको संचित रहते हैं, किस रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी के रूप में इसको जो है संचित रहते हैं, ठीक है। एटीपी को क्या बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, के रूप में जो है संचित रहते हैं। इस अणु को सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक कहा जाता है, ठीक है, इस अणु को सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं लक्षण के कारण एटीपी को कोशिका ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक। इन लक्षण के कारण एटीपी को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्वनियमन। अब देखिए, वातावरणीय स्थिति में परिवर्तन के बावजूद आंतरिक स्थितियों को नियत बनाए रखना, ठीक है, समस्थितिकी अथवा स्वनियमन कहलाता है, ठीक। इस प्रक्रिया में जीव उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है, इस प्रक्रिया में जीव किस क्रिया का, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है, तथा शारीरिक तंत्रों शारीरिक तंत्रों के मध्य समन्वय बनाता है, ठीक है। कुछ जीव विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे तापक्रम, ठीक है, लवणता और अन्य वातावरणीय कारकों के प्रति स्वयं को समस्थापित करने का प्रयास करते हैं, ठीक। समस्थितिकी की प्रतिक्रिया सभी स्तरों कोशिकीय से क्या होता है, पारिस्थितिकीय पर होती है, ठीक है। कहने का मतलब, देखिए, कोई भी जीव है, जैसे हम लोग ही है, ठीक, तो क्या मौसम के अनुकूल हम लोगों का शरीर मौसम के अनुकूल ढल जाता है, ठीक है, उस परिवेश में हम लोग रहने लगते, जैसे अभी गर्मी का माहौल है, ठीक है, गर्मी से कन्वर्ट होगा सर्दी से, जैसे फिर बिल्कुल ठंड आ जाएगा, ठीक, उसके अनुकूल हमारा शरीर या जो भी जीव है वो अपने आप को उनके वातावरण के अनुकूल ढालते हैं, ठीक है, यही ढालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, स्वनियमन कहलाता है, ठीक है। और थोड़ा इसमें परेशानी, जब भी मौसम चेंज होगा, ठीक है, वातावरण में चेंज होगा, तो क्या होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार का बदलाव भी आता है, जैसे सर्दी खांसी वगैरह भी होता है, ठीक है। क्यों, शरीर जो है अपने आप को एडजस्ट करता है वातावरण के अनुकूल, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, स्वनियमन कहलाता है, ठीक है। खुद से शरीर अपने आप को वातावरण के अनुकूल एडजस्ट करता है, ठीक। अब देखिए, आंतरिक वातावरण का नियम, उदाहरण, रुधिर में जो है ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, इंसुलिन एवं ग्लूकागोन के द्वारा नियंत्रण रहता है, ठीक है। रुधिर में ग्लूकोज का स्तर किसके द्वारा नियंत्रण रहता है, इंसुलिन एवं ग्लूकागोन के द्वारा जो है यह नियंत्रण रहता है, ठीक है। उसके बाद है प्रतिपुष्टि तंत्र, ठीक है, इसके द्वारा जो है उत्पादों की मात्रा से अभिक्रिया पर नियंत्रण रहता है, ठीक है, जो भी उत्पाद होता है उससे जो अभिक्रिया होता है, ठीक, उस पे जो है इसका नियंत्रण रहता है। उसके बाद है ताप नियंत्रण, ठीक है, शारीरिक अभिक्रियाओं एवं उनसे संबंधित तंत्रों के समन्वय हेतु जीवों में ताप नियंत्रण की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। शारीरिक अभिक्रिया एवं मतलब शरीर के अंदर जो भी शरीर के अंदर अभिक्रिया होते हैं एवं उनसे संबंधित तंत्रों के समन्वय, ठीक है, तंत्रों के समन्वय, टेम्परेचर आगे पीछे होगा, उसके लिए भी क्या चाहिए, समन्वय चाहिए, तो समन्वय हेतु जीवों में ताप नियंत्रण की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। ताप नियंत्रण पद्धति के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ताप नियंत्रण पद्धति के आधार पर सजीव को दो प्रकार का दो विभाग में बांटा गया, ठीक है। एक क्या होता है, बाह्यतापी जीव, ठीक है,
एक बाह्यतापी जीव, एक्टोथर्मिक जीव इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो वे जीव जिनमें उपापचय क्रियाओं के दौरान प्राप्त ऊर्जा वातावरण में विलीन हो जाती है। ठीक है, वे जीव जिनमें उपापचय क्रियाओं के दौरान प्राप्त ऊर्जा वातावरण में विलीन हो जाती है। ठीक, जैसे उदाहरण पे मछलियां। ठीक, मछलियां जो भी उभयचर प्राणी है, ठीक, उभयचर प्राणी, सरीसृप, ठीक है, कशेरुकी, उसके बाद पादप आदि, इन इन जीवों का शारीरिक ताप वातावरणीय स्थिति के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, परिवर्तित होता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? असमतापी जीव, असमतापी जीव भी कहते हैं। ठीक, सॉरी, हालांकि अंतःतापी जीव। ठीक है, जो अंतःतापी जीव है, तो ऐसे जीव जो उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के द्वारा उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा को शरीर में बनाए रखते हैं। ठीक है, वैसा जीव जो उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को शरीर में बनाए रखते हैं। ठीक है, इस उष्मा के ह्रास को रोकने के लिए शरीर में कई अंग कार्य करते हैं। ठीक है, इस उष्मा को रोकने के लिए, इस उष्मा के ह्रास को रोकने के लिए, ठीक है, शरीर में कई अंग कार्य करते हैं, जैसे बाल, पंख, ठीक है, अध अस्तत्व वसा, ठीक है, आदि उदाहरण। ठीक, पक्षी स्तनधारी आदि, इस प्रकार के जीवों में शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है। ठीक है, अतः ये जीव समतापी जीव कहलाते हैं। हम लोग भी क्या इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या है? उत्सर्जन। सजीव का ये भी इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्या? उत्सर्जन। ठीक है, तो सभी जीवधारियों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक, सभी जीवधारियों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त, ठीक है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अनावश्यक, ठीक है, एवं हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं। ठीक, इन पदार्थों को शरीर से निष्कासन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधा एक लाइन में दिया, अपशिष्ट पदार्थ को, जो अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनुकूलन। ठीक है, यह जीवों का एक क्या है? महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, जिसमें जीव अपनी कार्य की आकारिकी और व्यवहार में परिवर्तन करके, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन करके स्वयं को विशिष्ट आवास के लिए अनुकूलित करता है। ठीक है, विशिष्ट आवास के लिए अनुकूलित करता है। वातावरणीय स्थिति के साथ साम्य बनाकर, सॉरी, समन्वय वहाँ मिस है। ठीक है, के साथ वातावरणीय स्थिति के साथ समन्वय बनाकर, ठीक है, समन्वय बनाकर जीव जीवन संघर्ष को कम करते हैं। ठीक है, सजीवों के इसी गुण के कारण ये विभिन्न आवासों में आसानी से निवास कर लेते हैं। सजीवों में दो प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, सजीवों में दो प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा। ठीक है, दीर्घकालिक अनुकूलन। ठीक है, पहले क्या है? दीर्घकालिक अनुकूलन। दीर्घकालिक अनुकूलन में क्या होता है? ये जीवों में होने वाले अस्थायी एवं अनुमानसिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये जीव में होने वाले अस्थायी एवं अनुमानसिक परिवर्तन होते हैं। ठीक, जो जैव विकास के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक, जो किसके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं? जैव विकास के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन होने पर यह अनुकूलन विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, जब वातावरण में चेंज होता है, ठीक है, वातावरण चेंज होता है, तो यह अनुकूलन भी क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। ठीक है, यह अनुकूलन विलुप्त होते हैं। उदाहरण, मरुस्थलीय पौधे। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे, रात्रि में पुष्पन करने वाले पौधे, ठीक है, आदि। उसके बाद क्या है? सूक्ष्मकालिक अनुकूलन। तो ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं जो वातावरणीय दशाओं में परिवर्तित होने पर विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं जो जैसे ही वातावरण में चेंजेज होता है, ठीक है, वातावरण चेंज होने के साथ ही
वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन होने के साथ ही ये क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उदाहरण के लिए शीत निंद्रा, ठीक है, शीत निंद्रा एवं ग्रीष्म निंद्रा, उपरति, ठीक है, आदि। उसके बाद क्या है, जीवन काल, सजीव का लक्षण, यह भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। क्या, जीवन काल। तो जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, जीवन काल। ठीक है, जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, जीवन काल। ठीक है, जीवों के जीवन काल में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। सभी जीवों का जीवन काल क्या होता है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो विभिन्न कोशिकीय, उत्तकीय एवं अंग संबंधी कार्यों एवं संरचना का अस्थायी विघटन क्या कहलाता है, जीर्णता। ठीक है, मृत्यु को जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो विभिन्न कोशिकीय, उत्तकीय एवं अंग संबंधी कार्यों एवं संरचनाओं का अस्थायी विघटन क्या कहलाता है, जीर्णता कहलाता है। जीर्णता के कारण मृत्यु होती है। ठीक है, मृत्यु जो होती है किसके कारण, जीर्णता के कारण ही मृत्यु होती है। मृत्यु जीवन काल की सबसे अंतिम अपह्रासी प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन काल की सबसे अंतिम अपह्रासी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, जीव में होने वाले समस्त जैविक कार्यों जैसे हृदय गति, श्वसन, यह सब क्या होता है, अंत हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। ठीक है, मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक क्या, जैविक मृत्यु, ठीक है, बायोलॉजिकल डेथ। तो इस अवस्था में, बायोलॉजिकल डेथ की अवस्था में पोषक तत्वों पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है, पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण शारीरिक ऊतकों का चरणबद्ध विखंडन होने लगता है। ठीक है, शारीरिक ऊतकों का चरणबद्ध विखंडन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जाकर के कोई भी जीव का मृत्यु होता है। उसके बाद क्या, चिकित्सीय मृत्यु, ठीक है, क्लिनिकल डेथ। ठीक, इस अवस्था में शरीर में होने वाले महत्वपूर्ण क्रियाएं, ठीक है, जैसे नाड़ी का चलना, उसके बाद हृदय गति, श्वास, ठीक है, श्वास गति, आंखों में संवेदन, यह सब क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो आज का लगभग लेक्चर इतना। ठीक है, और इससे यदि अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो दिक्कत हो उस सुझाव देने का, कमेंट के माध्यम से सुझाव देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जय हिंद।